बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? तो मेरा ख़्याल है कि आप मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, तो मौसम को एंजॉय भी करें और साथ साथ पढ़ना भी मत भूलें। तो चलें, आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 6, केमिकल बॉन्डिंग, और टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ से एनुअल एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी यहाँ से प्रिपेयर होते हैं और अक्सर एनुअल एग्ज़ाम में भी आते हैं। इवन के एंट्री टेस्ट में भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपने वीडियो को वॉच करना है और अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, चलें अब शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी चेंजेस को समझने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी को देखना होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखना होता है, और उसके साथ हम मज़ीद देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करते हैं। एक एटम है ना, एक एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है, एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग, वाई क्यों केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, केमिकल कम्बिनेशन क्यों होता है, तो हमने कहा था कि वो एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे होते हैं। और स्टेबल कैसे करते हैं, 2 या 3 तरीके हैं। एक तो कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। 2 ही तरीके हैं। या फिर म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग से भी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाह रहे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होगी, एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होगी, उस एनर्जी को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ हो, हमें वो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विच इज़ यूज्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्डेड जो सबसे आउटर शेल में हो, बाहर वाले शेल में हो, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो हो और वो लूजली बॉन्डेड हो, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो एटम किस कंडीशन में होना चाहिए, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन। ये मैंने 4 लाइनें बनाई हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, चारों डिफरेंट कंसेप्ट को शो कर रही हैं। पहली कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन। कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो हम उसे कहते हैं कैटायन। आयन बनता है, उस आयन को कैटायन बोलते हैं। तो हम ये मुकम्मल डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में मौजूद है, उसको हम कुछ हीट देंगे तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी यूज़ होगी, ये जो हमने कहा हीट एनर्जी हम इसे प्रोवाइड करेंगे। कितनी हीट एनर्जी को डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। इट इज़ इक्वल टू 1313 किलो जूल पर मोल, 1313 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसकी टाइप्स भी होती हैं। हमने इस टॉपिक में किन पॉइंट्स को जहन में रखना है, टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। फिर हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में उसका ट्रेंड क्या है, बढ़ रही है या कम हो रही है। फिर देखेंगे ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है। फिर हम देखेंगे कोई डिस्क्रिपेंसीज भी हैं यहाँ पे, वो भी डिस्कस करेंगे, एबनॉर्मेलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर एटम की सरफेस में से, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आउटर मोस्ट शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया जाए, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसी के एटम के आउटर मोस्ट शेल में से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम, मेटल है ये, मैग्नीशियम है। यहाँ में मैंने इसकी स्ट्रक्चर ड्रा की है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम प्रोवाइड करेंगे सम अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या होगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन +1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एनर्जी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 738। इट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखते हैं मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज है, पहले पॉजिटिव नहीं था, न्यूट्रल था, पॉजिटिव में हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज लेंगे, उसको हम मज़ीद हीट देंगे और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हेन वी रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो +2 चार्ज आएगा। अब देखेंगे एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, इट इज़ इक्वल टू 1450 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी थोड़ी सी डबल हो गई, पहले थी 700, अब 700 से बढ़ के कितनी हो गई, 1400, डबल हो गई। क्यों कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था, थोड़ी एनर्जी से वो रिमूव हो गया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इट्स मीन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो गया। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन बढ़ गई, तो हमें अब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम +2। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। 2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, +1 इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी यहाँ पे कितनी यूज़ हुई, इट इज़ इक्वल टू 7730 किलो जूल पर मोल। इट इज़ अ वेरी हाईएस्ट अमाउंट। देखें ये है 700, ये है 1400, तो यहाँ पे आना चाहिए था कितना, 700, 1400, यहाँ पे आ जाता 2100, 2200, 2300, 2800, 3000 आ जाता, लेकिन ये कितना आ गया, 7730 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज़ द रीज़न, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, और ये पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में भी और एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। तो ये अभी इसकी रीज़न हम देखते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लेस देन सेकंड, सेकंड इज़ लेस देन थर्ड। तो थर्ड की बात करेंगे तो हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन सेकंड। तो हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आयोनाइजेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑर्डर पूछा जाए तो इट इज़ अ करेक्ट ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर होगा। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस, ये भी अफेक्ट करेगा। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा तो दूर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। क्यों, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा देखें यहाँ पे क्या रिलेशन हुआ, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम यूज़ होगी। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम यूज़ होगी, इन्वर्स रिलेशन।
ठीक है, तो ये याद रख लें, लिख लें, इट इज़ इनवर्स रिलेशन टू आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस, ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट वन। सेकंड वन है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट देखें, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही रिपल्शंस बढ़ेंगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शंस क्या हो जाएंगी? कम। जब अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इट्स मीन शील्डिंग इफेक्ट को जब बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाला जा सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम यूज़ होगी। ये वाला एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो रही है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो हैज़ इनवर्स रिलेशन टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इनवर्स रिलेशन। अब देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन टू आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो रिजल्टेंट के तौर पे साइज़ भी कम हो जाएगा, और साइज़ कम होने से और अट्रैक्शंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। पहले दोनों केसों में देखा कि दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। यहाँ पे देखा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इट्स मीन कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। सो न्यूक्लियर चार्ज हैज़ डायरेक्ट रिलेशन टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियर अट्रैक्शंस भी बढ़ेंगी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। डायरेक्ट रिलेशन। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। अब देखते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल चार किस्म के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल होते हैं और एफ ब्लॉक में एफ ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब देखें जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है। जो एस ऑर्बिटल होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से ये आपका न्यूक्लियस है, तो एस ऑर्बिटल सर्कुलर फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में होगा और सबसे नज़दीक होगा। और जो पी ऑर्बिटल होगा ये यहाँ से फासले पे होगा, यहाँ से डिस्टेंस। इट्स मीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है वो न्यूक्लियस के नज़दीक है अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, और अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो न्यूक्लियस से कहाँ पे? फासले पे चला गया, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो इसकी बेस पे हम कहते हैं एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। इस वजह से क्योंकि नज़दीक है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो उस एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। पी ऑर्बिटल का डिस्टेंस ज़्यादा है, दूर हो जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी, वहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। तो एस ऑर्बिटल नज़दीक होगा तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर क्या होगा? एस ऑर्बिटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा ग्रेटर दैन पी एंड पी इज़ ग्रेटर दैन डी एंड डी इज़ ग्रेटर दैन एफ। इट्स मीन एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर इन एस ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू पी, एंड पी ऑर्बिटल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर दैन एज कम्पेयर टू डी, और डी ऑर्बिटल में आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी चाहिए होगी? ग्रेटर दैन एज कम्पेयर टू एफ। क्यों? कि जैसे जैसे एस से पी की तरफ, एफ पी डी एफ की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एफ ऑर्बिटल में वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, फोर्सेस कमज़ोर होती जाएंगी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, डी पी और एफ, एस ऑर्बिटल नज़दीक होता है, अट्रैक्शंस मजबूत हो जाएंगी, यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम इस तरह कहते हैं एस ऑर्बिटल में ग्रेटर दैन पी। अच्छा, ये एक कंसेप्ट होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एक कंसेप्ट होता है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं
वो भी कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, और जो पार्शली कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने कहा इट इज़ अ कंपैरेटिवली स्टेबल। अब देखते हैं ट्रेंड इन द पीरियड, कि पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या ट्रेंड होगा। हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू, रीजन क्या होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। 3 रीजंस हैं क्यों। जैसे ही हम पीरियड में मूव करेंगे तो पीरियड में मूव करने से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, और न्यूक्लियर अट्रैक्शंस के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएंगे, तो नज़दीक आएंगे तब भी न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी और रिजल्टेंट के तौर पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं ट्रेंड इन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाएंगे, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया डिटेल के साथ कि शेल्स में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से फासले पे चला जाएगा। जितना ज़्यादा फासले पे जाएगा न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कमज़ोर हो जाएंगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस वीक होती जाएंगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो हम कहाँ कैसे डिस्कस करते हैं, ट्रेंड इन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू, रीजन क्या होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, इंक्रीज इन द शील्डिंग फैक्ट, जब शील्डिंग फैक्ट बढ़ेगा, और इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। 3 चीज़ें बढ़ रही हैं, और जो चौथी है डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शंस। तीनों के नतीजे में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस होंगी डिक्रीज हो जाएंगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शंस डिक्रीज हो जाएंगी, अट्रैक्टिव पावर कम हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू दीज रीजंस। अब देखते हैं डिस्क्रिपेंसीज, एबनॉर्मलिटीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। अच्छा, बिल्कुल जैसा हमने पढ़ा ना पीरियड के अंदर, कि पीरियड के अंदर जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो हमने कहा एनर्जी विल बी, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीज। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ कि हमने कहा लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, यानी कि पहले ग्रुप 1A की कम, 2A की ज़्यादा, 3A की उससे भी ज़्यादा, 4A की उससे ज़्यादा, 5A की उससे भी ज़्यादा, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए पीरियड में, इंक्रीज। अब हम देखते हैं कि ऐसा कुछ मसाइल है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि ऐसा नहीं होता। क्या होता है देखें, ग्रुप नंबर 3A एंड 5A शो एबनॉर्मल ट्रेंड। याद रखें कौन सा ग्रुप एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं, ग्रुप नंबर 3A और 6A एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं। अच्छा, 3 को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ग्रुप नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं देखें होना क्या चाहिए, इंक्रीज। ग्रुप नंबर इधर से इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप नंबर 2 की कम होनी चाहिए, ग्रुप नंबर 3 की ज़्यादा होनी चाहिए। इट्स मीन ग्रुप नंबर 2A शुड बी लेस देन ग्रुप नंबर 3A, ऐसा होना चाहिए। तभी 2 की कम है, 3 की ज़्यादा है, 4A की उससे भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या होगा, इट इज़ द इनवर्स, अपोजिट है। ग्रुप नंबर 2A में से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 3A। व्हाट इज़ द रीज़न, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया, मैंने कहा हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली, और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे 2A की बात करते हैं तो वहाँ पे S ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, P ऑर्बिटल वैसे ही एम्प्टी है, S ऑर्बिटल क्या है, फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड। हमने कहा कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इज कंपैरेटिवली स्टेबल, ये कंपैरेटिवली क्या है, स्टेबल। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए 3A में तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये ना तो कंप्लीटली फील्ड है ना हाफ फील्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है,
इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसमें से निकालना मुश्किल है ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो या पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल फिल्ड है? एस ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इस वजह से ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर देन 3 है। 3 में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और 2 में से निकालना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ द एबनॉर्मेलिटी, इट इज़ द डिस्क्रिपेंसी इन द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट शुड इंक्रीज, बट इन दिस केस ग्रुप नंबर 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 3 आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और एबनॉर्मेलिटी है, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ तक। कौन सा डिस्कस कर लिया? 3A की ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन 2A से कम हो गई, 2A की ज़्यादा हो गई। अब हम देखते हैं 5 और 6A। देखें 6A की एनर्जी होनी चाहिए थी, यानी कि अगर हम लिखते तो इस तरह होना चाहिए था। अगर इस ट्रेंड को देखें इंक्रीज, तो 5A की कम होनी चाहिए, 6A की ज़्यादा होनी चाहिए, 7A की उससे ज़्यादा, 8A की उससे ज़्यादा, तो ये ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? हकीकत में क्या है कि ग्रुप नंबर 5A की एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन ग्रुप नंबर 6A। व्हाट इज़ द रीज़न? देखें एस ऑर्बिटल 5A ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5A का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में और यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, px, py, pz, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एंड इट इज़ अ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कौन सा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हमने कहा हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज कंपैरेटिवली स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड है। जब 5A होगा तो ये हाफ फील्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। लेकिन ग्रुप नंबर 6A में जब छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। क्यों? कि ये जो पी ऑर्बिटल है, टोटल इसके 3 हिस्से हैं, तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब स्टेबल होगा हाफ फील्ड, या तो 3 आएंगे तब स्टेबल होगा, या फिर कंप्लीटली फील्ड, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5A के केस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल था। और 6A में से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। 6A की आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस देन 5A एंड 5A की आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन 6A। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। और इस एबनॉर्मेलिटी और डिस्क्रिपेंसीज में से एनुअल एग्जाम में भी MCQs बनते हैं और इवन के एंट्री टेस्ट में भी MCQs बन रहे होते हैं, और वो ये एबनॉर्मेलिटीज़ पूछी जा रही होती हैं, जहन में रखिएगा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? यस, इसकी एप्लीकेशंस हैं बाकायदा, कि ये हमें आयोनाइजेशन एनर्जी वैलेंसी के बारे में भी बताती है और आयोनाइजेशन एनर्जी मेटलिक करैक्टर के बारे में बताती है कि मेटल पीरियोडिक टेबल में कौन सी मेटल हैं, कौन सी नॉन मेटल हैं, कौन सी मेटलॉइड हैं, तो उनके बारे में आयोनाइजेशन एनर्जी बताएगी और वैलेंसी के बारे में बताएगी। तो कैसे देखते हैं? कहता है इफ़ देयर इज़ अ बिग डिफरेंस between successive ionization energies, it indicate that valency of element is equal to lower ionization energy value amongst the two। देखिए हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी कम थी, पहले मैंने अभी डिस्कस किया कि मैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है, बिगर डिफरेंस है। मैंने कहा अभी मैं बताता हूँ। तो अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी 700, इसकी 1400, इसकी कितनी होनी चाहिए थी? 14,000 तो 2800, 3000 होती, लेकिन ये कितनी है? 7,730। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिगर डिफरेंस। तो यहाँ मैंने लिख दिया बिग डिफरेंस। इफ़ देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़, यहाँ पे बिग डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बिग डिफरेंस है। कहता अगर बिग डिफरेंस हो फिर क्या होगा? इफ़ देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव में होगी, देन इंडिकेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, और वैलेंसी उसकी क्या होगी? वैलेंसी इज इक्वल टू लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ और यहाँ बिगर गैप नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें और इसमें बिगर गैप है, बड़ा गैप है।
तो इन दोनों में से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में से जो लोअर वैल्यू होगी, ये वाली लोअर वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू होगी ये उसकी वैलेंसी होगी, ये उसकी जो लोअर वैल्यू होगी वो उसकी वैलेंसी होगी। यानी कि जहाँ पे बिगर डिफरेंस होगा, बिगर डिफरेंस में लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बिग डिफरेंस आ रहा हो अगर, तो उसकी देन वैलेंसी इज 1, देन वैलेंसी इज 1 एज 1A group. If there is a big difference between second and third ionization energy, then the valency is 2 as in the second A group. If there is a big difference between third and fourth, थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में बिग डिफरेंस हो तो इसमें से लोअर वैल्यू कौन सी, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें से लोअर कौन सी होगी, तीसरी, इट्स मीन वैलेंसी इज 3। तो यानी कि हम कहते हैं लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे, बिग डिफरेंस हो, फर्स्ट सेकंड में आ रहा है तो फर्स्ट 1 होगी, सेकंड आयोनाइजेशन थर्ड आयोनाइजेशन में बिग डिफरेंस आ रहा है तो उसकी लोअर आयोनाइजेशन कौन सी होगी, सेकंड वैलेंसी 2 होगी। अगर थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में बिग डिफरेंस आ रहा है तो इसमें से लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, थर्ड, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3। और जहाँ वैलेंसी 1A वाले 1 शो करते हैं, 2A वाले 2, 3A ग्रुप वाले 3 वैलेंसी शो करते हैं। इसी बेस पे हम देखते हैं कि इनकी वैलेंसीज यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का कंसेप्ट है, मैग्नीशियम का कंसेप्ट आ रहा है सेकंड आयोनाइजेशन और थर्ड आयोनाइजेशन में बिग डिफरेंस, यानी कि सेकंड एंड थर्ड में बिग डिफरेंस आ रहा है, इट्स मीन इसकी एनर्जी लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड, तो वैलेंसी कितनी होगी, सेकंड। तो इसकी बेस पे हम कहते हैं कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2। अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मेटालिक करैक्टर, ये मेटालिक करैक्टर को भी बता रहा होता है। कैसे, हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंडेक्स टू मेटालिक करैक्टर। एक बुक होती है ना, बुक की शुरू पे इंडेक्स दी होती है, फहरिस्त को देखने से हमें पता चल जाता है कि पूरी बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चीज़ के बारे में लिखी हुई है, चैप्टर्स को देखने से। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इंडेक्स को, फहरिस्त को देखते हैं तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंडेक्स टू मेटालिक करैक्टर। अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का पता चल जाए तो हमें यह पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। ठीक है, तो कैसे पता चलाएंगे, कहता है एग्जाम्पल, कहता है एलिमेंट्स विद लोएस्ट एनर्जी, 3 ही ऑप्शन है, या तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी या बहुत ज़्यादा होगी या इन बिटवीन होगी। तो इस केस में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो तो हम कहेंगे दीज आर मेटल्स, एंड इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे दीज आर नॉन मेटल्स। क्या शो कर रहे होंगे, दीज आर नॉन मेटल्स। और अगर यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी मॉडरेट हो, ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, इन बिटवीन हो, दरमियानी हो, तो हम कहेंगे इट इज़ कंसिडर एज मेटालॉइड, इट इज़ कंसिडर एज मेटालॉइड। चलें, यहाँ से इस तरह हमें इन चीज़ों का पता लग गया। 2 इसमें एप्लीकेशन है कि ये हमें वैलेंसी के बारे में बता रही है और मेटालिक करैक्टर के भी बारे में भी बता रही है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।